नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कल हम कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे? समास के ऊपर, है ना? समास। तो समास में एक तो अव्ययभाव समास हो गया आपका। कौन सा हो गया? कितने समास होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। तो अव्ययभाव समास हमने पढ़ लिया है और तत्पुरुष चल रहा है। तत्पुरुष चल रहा है। तत्पुरुष के अलग अलग आधार पर भेद पढ़ते हैं हम। एक कारक के आधार पर पढ़ते हैं और एक कारक से भिन्न आधार पर पढ़ते हैं। भिन्न आधार वाला चल रहा था और उसमें कर्मधारी हो गया था, शायद कर्मधारी हो गया था ना। तत्पुरुष के अलावा और अर्थ के प्रधानता के आधार पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और एक होता है कौन सा? बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। ये 4 ही तो होते हैं। और इधर पढ़ते हैं कर्मधारिये, फिर एक पढ़ते हैं द्विगु, और एक पढ़ते हैं लुप्त पद, और एक नए पढ़ते हैं, और एक अलुक पढ़ते हैं, और एक उपपद पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं। इसमें से हम कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। कौन सा पढ़ चुके हैं? कर्मधारय के एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल हो गए थे या कोई बच गया था? अच्छा, एग्जाम्पल बाकी बच रहे थे, यानी कि एग्जाम्पल करवाने पड़ेंगे पहले। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कर्मधारय समास देखो किसे कहते हैं? जहाँ विशेषण विशेष्य का भाव होता हो। किसका? विशेषण विशेष्य का भाव होता हो, या कई दोनों पद क्या होते हो? विशेषण होते हो। और तीसरी पहचान क्या थी? जहाँ उपमान उपमेय का भाव होता है और विग्रह करते समय है जो का प्रयोग करते हैं या फिर के समान का प्रयोग करते हैं। यही थी पहचान। ओके, अब देखिएगा, उदाहरण आपको बहुत सारे दिए थे, हमने हल भी कर लिए थे और आपको ये भी कहा था कि HW है। क्या है? बाकी जो बच गए जो HW था, और HW में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारों में प्रॉब्लम है? कुछ में है तो बोलो। है महा महाफर्ज मैंने लिखाया था। हाँ सही, नहीं सही बोल रहा है ये सही उच्चारण कर रहा। मैं थोड़ा महाप्रज्ञ शब्द लिखाया था। तो महान है जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको महाप्रज्ञ कह सकते हैं हम। हाँ, जिसकी बनेगा। प्रज्ञा का प्रज्ञ हो जाता है। और बोलो। हम्म। पूर्वार्ध। देखो, ये दोनों ही मतलब एक प्रकार से अपने आप में विशेषण है। पूर्व धन अर्ध। जैसे एक होता है ना, जैसे पूर्व का मतलब एक प्रकार से पहले समय को बता रहा है। पूर्व का मतलब किसको बता रहा है? समय को पहले बता रहा है, समय को बता रहा है। और अर्ध का मतलब होता है आधा। तो दो प्रकार से बना सकते हो आप इसका, जो पूर्व है जो अर्ध है, या फिर ऐसे भी बन सकता है इसका, पूर्व है जो अर्ध मतलब आधा पहले। दो प्रकार से बन सकता है इसका। अर्ध, पूर्वार्ध, आधा। अर्ध का मतलब क्या है? आधा। पूर्व का मतलब क्या है? पहले। तो पूर्व है जो अर्ध बन जाएगा इसका। है? कुमार शर्मणा है। आका। तो देखो मेरी बात सुनना, श्रवण के समान कुमार बन सकता है इसका।
कुमार, कुमार का मतलब कोई भी पुत्र हो सकता है, या जैसे राजा का पुत्र होता है ना, कुमार बोलते हैं उसको, या किसी को पुत्र का पर्यायवाची कुमार है। श्रवण का मतलब श्रवण, नहीं नहीं, वो श्रवण था। श्रवण का मतलब एक प्रकार से जो विद्वान होता है ना, उसके लिए भी श्रवण शब्द यूज होता है। हाँ, ऐसे लिख लो। श्रवण के समान का प्रयोग कर सकते हो आप इसमें। और बोलो। हाँ हाँ बोलो। देखो, वापिस बोल देता हूँ, शब्द बोलना। मुनि वर, वर का मतलब है यहाँ पर श्रेष्ठ, तो मुनियों में है जो वर हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? हैं? नहीं, हो सकता है उल्टा, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखे हम इसका मतलब विग्रह देखे, मुनियों में है जो वर, वर का मतलब श्रेष्ठ से लिखा, इससे बन जाएगा आराम से। चेंज हो सकता है, मुझे पता है, मैंने लिख रखा है वो। और बोलो। हाँ, महती हो जाएगा, अगर महान लिख भी रखा है तो वहाँ चेंज कर लेना, आप महती कर लेना। हाँ, सुनना मेरी बात, जैसे मैंने आपको महारानी में भी लिखाया था कि महान है जो रानी हो सकता है, लेकिन विकल्प में यदि महती है जो रानी दे रखा है तो महती मानना पड़ेगा अपने को, क्योंकि महान का विलोम शब्द क्या होता है? महती होता है। और बोलो। हो गया? और किसी का डाउट कोई? है? कुसुम कोमल ये तो बता दिया था ना कल ही। कुसुम कोमल, हाँ, तो कुसुम यहाँ पे उपमान है, और कोमल क्या है? उपमेय है। और ऐसी स्थिति होती तो क्या करना है बताओ? के समान बीच में लगाना है, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल। आगे बोलो। अब सारे उदाहरण तो देखो, करवाना सही नहीं रहेगा, ये करवा दूं? हाँ, देखो कद का कुत्सित हो जाता है, और कुत्सित की जगह बुरा भी आ सकता है। वो देखो, एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन सामान्य तो हमें कद का प्रयोग ही करना चाहिए, और कद का कुत्सित भी कर सकते हो आप, और बुरा भी कर सकते हो, और अगर तीनों आ जाते तो कद ही करना है फिर अपने। मुख्य रूप से तो जो शब्द है उसका जो सामासिक पद में दो पद आए ना, उसमें जो मेन पद आ रहा है ना उसी को लेना है अपने को। आगे बोलो। हाँ, अंधा है जो वक्त, किसी अंध भक्त उसको नहीं कहते, जो आंखों से अंधा उसको नहीं कहते। हाँ, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करता है ना, उसके लिए आता है। चलो मैं अगला समास पढ़ा देता हूँ। बाकी अब कल से हम एक काम जरूर करेंगे, जो भी आपको डाउट होते हैं ना वो क्लास के लास्ट में रखा करेंगे, उससे क्या टॉपिक शुरू नहीं हो पाता है। अब आज हम पढ़ेंगे जो इसके उपभेद है तत्पुरुष समास के। हाँ बोल बोल बोल। हाँ, कर्मधारय मतलब? इसमें कर्मधारय अपने आप में तत्पुरुष समास का भेद है। कर्मधारय में हम ये नहीं कह सकते कि कर्मधारय है। हाँ ठीक है, को में कर्म को धारण करने वाला, इसमें हो जाएगा कर्ता कर्म, कर्म तत्पुरुष समास में चला जाए। और बोलो, पढ़ा दूं? कर्मधारय कंप्लीट, लुप्त पढ़ा देता हूँ ना। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो। लुप्त पद तत्पुरुष समास या फिर मध्यम पद लोपी समास।
लुप्त पद भी कह सकते हो आप इसको, और मध्यम पद भी कह सकते हो। अब बताओ किसका उपभेद है ये? तत्पुरुष का उपभेद है। तो तत्पुरुष का उपभेद है तो तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा होता है। तो बताओ इसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा? देखो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। लिख लिया? दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप इसमें यह भी लिख सकते हो, एक समास की एक डेफिनेशन होती है, मतलब परिभाषा ये होती है कि उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसमें कारक चिन्हों का तो लोप होता ही है, साथ ही में बीच के जो कुछ पद होते हैं जो उनको दो पदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या कारक चिन्ह कह सकते हो उनको, तो उनका अगर लोप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लुप्त पद समास या मध्यम पद लोपी समास। जैसे एक शब्द है रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, है ना? शब्द क्या बनेगा? रसगुल्ला बनता है। क्या बनता है? रसगुल्ला बनता है। तो देखो रस ले लिया आपने और गुल्ला ले लिया, मतलब एक पद तो रस ले लिया और एक कौन सा ले लिया? गुल्ला। बाकी देखो आपने में का क्या कर दिया? लोप कर दिया। डूबा का क्या कर दिया? लोप कर दिया। और हुआ का क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जब सामासिक पद बनाते समय, छोटा पद को क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलते हैं इसको। और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं? समस्त पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और इसी को ही हम समास युक्त पद कह सकते हैं, समास युक्त पद। तो आप इसमें ऐसे लिखिएगा, परिभाषा लिखो सबसे पहले। जब सामासिक पद बनाते समय, जब सामासिक पद बनाते समय कारक चिन्हों का तथा अन्य पदों का लोप हो जाता हो, लोप हो जाता हो, तो उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। समझ गए? मध्यम पद लोपी का ही दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? उपपद। उपपद भी लिख सकते हो आप, सॉरी लुप्त पद। लुप्त पद। मध्यम पद लोपी बोलो चाहे लुप्त पद बोलो। अरे इस सबसे स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या लोप हो रहा है? पदों का लोप हो रहा है। पदों का मतलब शब्द। तो केवल आप ऐसा ही नहीं समझे कि केवल शब्दों का लोप होता है, बल्कि कारक चिन्हों का भी लोप हो जाता है। और तत्पुरुष समास की परिभाषा में ये भी हम लिख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, लेकिन वो परिभाषा केवल एक जगह ही लागू होती है। तत्पुरुष के जो कारक के आधार पर जो भेद होते हैं ना, वहीं पर, बाकी में लागू नहीं होती है। तो अब आप इसका एक उदाहरण लिख सकते हो। ये जो फैला हुआ रूप लिखा है इसको क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो विग्रह बोल रहा हूं मैं। रस में डूबा हुआ गुल्ला, देखो रस में डूबा हुआ गुल्ला। और हाँ, समास के जो विग्रह होते हैं ना, उनको लेके आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मैंने बताया भाई विग्रह करते में है जो का प्रयोग करते हैं, के समान का प्रयोग करते हैं, कर्मधारय में बताया ना, लेकिन फिर भी कई बार नहीं होता है। मतलब 99% तो होता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो वो हमें डिपेंड करता है उस विकल्प के ऊपर, कौन सा विकल्प दिया एग्जामिनर ने। रस में डूबा हुआ गुल्ला लिख लिया आपने। अब इसका सामासिक पद क्या बनेगा? रसगुल्ला। अब यहां से एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे पूछेगा वो बता देता हूं। आपको देगा रसगुल्ला शब्द, क्या देगा?
रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास है? लुप्त पद दे दिया तो लुप्त पद राइट, मध्यम पद दे दिया तो मध्यम पद लोपी राइट, और दोनों ही नहीं दिया और दे दिया आपको तत्पुरुष तो तत्पुरुष राइट है। ध्यान। उसके बाद में रसगुल्ला देकर आपसे क्या करवा सकता है? विग्रह करवा सकता है, और या विग्रह रूप देकर क्या बनवा सकता है आपसे? सामासिक पद बनवा सकता है, मतलब फैलावा रूप देके छोटा रूप बनवा सकता है। समझ गए? चलो अब मैं बहुत सारे उदाहरण बोल देता हूं, उसका आपको विग्रह करना है। लिखो, पवन चक्की, पवन चक्की। ये मैंने छोटा रूप लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? सामासिक पद। और सामासिक पद ना मिले तो समास युक्त पद, और ना मिले तो समस्त पद, और ये भी ना मिले तो समास। ये समास है, और इसका जो फैलावा रूप लिखेंगे उसको विग्रह बोलते हैं। क्या बनेगा? पवन से चलने वाली चक्की को क्या कहते हैं? पवन चक्की। ध्यान रखना। लिख लिया? और लिखो। अब मैं एक बार विग्रह रूप बोल देता हूं वापस। पर्ण से बनी हुई साला, पर्ण से बनी हुई साला। पर्ण मतलब पत्ते या पत्ता हो सकता है। पर्ण से बनी, देखो पर्ण से बनी हुई साला भी हो सकता है, पर्ण से बनी साला भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने किस टाइप से दिया है। बनी हुई साला। लिख लिया? लिखो, दही में डूबा हुआ बड़ा। हाँ, तो दही बड़ा। कितनी इच्छा हो रही होगी तुम्हारी, है ना? दही में डूबा हुआ बड़ा। लिखो, कन्यादान, वन मानुस, कीदड़ भबकी, कीदड़ भबकी, जेब घड़ी, वन मक्खी, वन मक्खी, वन मालगाड़ी, देखो जटाओं से युक्त शंकर, जटाओं से युक्त शंकर क्या बनेगा? जटा शंकर। देखो, देव पूजक ब्राह्मण, लिख लिया? देखो, घृत में पका हुआ अन्न, घृत में पका हुआ अन्न, घृत में पका हुआ अन्न। लिखो, घृत में मिश्रित अन्न, देखो कीर्ति से बना मंदिर, लिख लिया? लिखो, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। लिखो, हाथ में लगाई जाने वाली कड़ी, लिखो रेलगाड़ी, लिखो बैलगाड़ी, लिखो मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, मधु
को एकत्रित करने वाली मक्खी। पकी है जो बड़ी, और एक लिखा है पकी हुई बड़ी, दोनों का बनेगा क्या? बनेगा तो पकौड़ी। दोनों का क्या बनेगा? पकौड़ी। ये तो जाएगा किसमें? कर्मधारय में। और ये जाएगा किसमें? लुप्त पद में। लुप्त पद में जाएगा। और दोनों ही किस में जाएंगे? तत्पुरुष। लिख लो जैसे मैंने लिखा वैसे। पकौड़ी में डबल ओ आता है। पकौड़ी। औ की मात्रा आती है, ओ की नहीं आती। लिखो, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान क्या बनेगा? तुला दान बनेगा, तुला दान। लिख लिया? लिखो, जल पर चलने वाला पोत। जल पर चलने वाला पोत। लिखो, जल कौवा। लिखो, पनडुब्बी। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला यान, पनडुब्बी। लिखो, वायु में उड़ने वाला यान। वायु में उड़ने वाला यान। लिखो, बड़ी बात बोलने वाला। बड़ी बात बोलने वाला। फेकू। बड़बोला। अब बड़बोला है ना, जो फेकू लोग है ना, उनके लिए रूढ़ भी हो चुका है, तो बहुवीरी में भी जा सकता है। लिख लेना ये बहुवीरी में भी जा सकता है। इसमें जा सकता है, बहुवीरी समास में भी जा सकता है। लिख लिया? लिखो, जल युद्ध लिखा दिया था क्या? लिखो, जल के ऊपर होने वाला युद्ध। लिखो, स्वर्णहार। स्वर्णहार। लिखो, रस में डूबी हुई मलाई। आज तो नाम ही तगड़े तगड़े आया ना। रस में डूबी हुई मलाई। कौन मंगा रहा रस मलाई? हैं? निकुंज सर तो कुछ भी नहीं मंगाने वाले हैं। लिखो, छाया प्रदान तरु। छाया प्रदान तरु।
इस टॉपिक ने तो मेरा हर बार नुकसान कराया है। ये जैसे रसमलाई, रसगुल्ला, इस बार नहीं करवा सकता। अब तो बार बार ठोकर खा के तो सुधर जाते हैं, हर कोई सुधर जाता है। है ना, एक बार और खा लूं। देखो, अच्छा ये सही चीज है। देखो, तो सही चीज है तो बहन जी मंगा दे। हाँ मंगा दे, तो भाई सही चीज बता रहे हो ना आप कि सर गलत चीज नहीं सही है, तो लाओ सब। कोई लाओ दही बड़े, कोई लाओ रसगुल्ले, कोई लाओ रसमलाई। अच्छा शुरुआत मेरे से करोगे? देखो, अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु लाने वाली गैस, आंसू लाने वाली गैस होती है ना, अश्रु गैस कहते हैं उसे। गुड़ धानी, गुड़ मिली हुई धानी, क्या बनेगा? गुड़ मिली हुई धानी, क्या होती है धानी? गुड़ धानी क्या होती है बताओ तुम तो। खाने की होती है? गुड़ में पकाते हैं इसको? हाँ गेहूँ जो टाइप का होता है ना उसको बनाते हैं, सही। पवन चक्की तो लिखा दिया था आपको। देखो, ऊंट गाड़ी, देखो ये चिन्हाते कहाँ भागते हैं हम? द्वंद्व समास में जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना। हाँ होता है ऐसा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां, लेकिन यहाँ द्वंद्व समास नहीं है। शब्द लिखो, गोबर गणेश, और इसका विग्रह करो। गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। एक तो गोबर गणेश उसको कहते हैं, और एक गोबर गणेश किसको कहते हैं? जो एक बुद्धू टाइप का व्यक्ति होता है, महाबुद्धू टाइप का होता है, मंद बुद्धि होता है, उसको भी तो कहते हैं ना गोबर गणेश है क्या? बिल्कुल नहीं सुना ये शब्दावली? तो ये बहुवरी में भी जा सकता है, ब्रैकेट में लिख लो, बहुवरी में भी जा सकता है। देखो फुलोड़ी, फूली हुई है, क्या होगा? फूली हुई बड़ी, फुलोड़ी, फूली हुई बड़ी, फूली हुई बड़ी, ये क्रमधारी में भी जा सकता है। क्रमधारी के अनुसार इसका विग्रह क्या होगा? हाँ, फूली हुई है जो बड़ी। लिखो, डाक लेकर जाने वाली गाड़ी, डाक लेकर, देखो गुरु भाई, हाँ गुरु भाई का क्या होगा? एक ही गुरु से पढ़े हुए शिष्य, तो आप सब क्या है? गुरु भाई। या फिर गुरु का पुत्र भी आपका क्या कहलाएगा? गुरु भाई कहलाएगा, जाना देखिएगा। गुरु का पुत्र, एक तो इस प्रकार कर सकते हो इसका विग्रह, और एक और लिखो, एक ही गुरु से पढ़े हुए शिष्य। बनाओ इनका। बना लिया? जल्दी बनाओ जिन्होंने नहीं बनाया जो। हाँ शब्द बोलो स्नेहा। पर्णसाना,
या पर्णशाला? पर्णशाला, ये तो करवा दिया था ना मैंने, पर्ण से बनी हुई शाला। कन्यादान का क्या किया? तबड़ा। सही बोल रहा है ये। कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को घर बुलाकर विधि पूर्वक कन्या का दान क्या कहलाता है? कन्यादान कहलाता है। लिख लिए? और बोलो। वन मानुस, वन में रहने वाला मानुस। गीदड़ जैसी भभकी, जेब में रहने वाली घड़ी। वन में रहने वाली मक्खी। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। जटाओं से युक्त शंकर लिखा होगा, जटा शंकर। देव पूजक ब्राह्मण का देव ब्राह्मण, मतलब ऐसा ब्राह्मण जो देवताओं के समान पूजनीय है उसको बोलते हैं देव ब्राह्मण। घृत में पका हुआ अन्न, ये घृत हो गया और ये अन्न हो गया। आ हो जाएगा, एर ए मिलके क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? घृतान। घृतान। देखो इसमें संधि भी है, समास भी है। समास कौन सा है? लुप्त पद या मध्यम पद लोपी समास है। और बोलो। हाँ? घृत में मिश्रित अन्न, वही सेमी बनेगा, घृतान नहीं बनेगा। कीर्ति मंदिर, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी का क्या बनेगा? जल कुंभी। हाथों में लगाई जाने वाली कड़ी को क्या बोलते हैं? हथकड़ी। रेलगाड़ी का बताओ भाई। अब कोई मत कहते ना लोपतगामी नहीं कहते हैं। रेल गाड़ी क्या बनेगा? हाँ, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब पटरी से लिया गया है। बैलगाड़ी क्या होती है? हाँ, बैल धक्का नहीं देते, बैल खींचते हैं, ध्यान रखना। बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी का क्या बनेगा? मधुमक्खी। क्या बन जाएगा? मधु मक्खी बन जाएगा। जल पर चलने वाला पोत, जलपोत बनेगा। क्या बनेगा? जलपोत बनेगा। आगे बोलो। जल कौवा, क्या बनेगा जल कौवा का? हाँ बिल्कुल, जल में रहने वाला कौवा। कौवा जल में रहता है? समाज के अनुसार तो रहता है, और वैसे रहता भी है। हाँ, अरे कई पक्षी रहते हैं जल में रहते हैं, और बिल्ली तक रहती है जल में तो। हाँ बिल्ली, हाँ मिनकी रहती है, जल में रहती है वो। सामान्यतः नहीं रहती, कुछ रहती है, बंगाल की तरफ देखोगे आप। टाइगर रहता है पानी में, बंगाल टाइगर रहता है ना, पानी में रहता है, देखा होगा आपने वहाँ। गए हो बंगाल कोई? चलो आगे बोलो। पनडुब्बी, पनडुब्बी का क्या बनाया? पानी में डूबकर चलने वाला यान, पनडुब्बी। वायुयान का क्या बनाया? हाँ, वायु में उड़ने वाला यान हो जाएगा। उड़ने की जगह चलने भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है कौन सा विकल्प दिया है। हैं? बड़ बोला, क्या लिखा है? बड़ी बात बोलने वाला, बड़ बोला, बहुवीरी में भी जाता है, दोनों लिख लेना। जल युद्ध,
जल पर होने वाला युद्ध, जल युद्ध। स्वर्ण हार का क्या बनाया? स्वर्ण से निर्मित हार। सही बैठ भाई, सिस्टम से। यार दिमाग खराब है क्या? आगे बोलो। रस मलाई, रस में डूबी हुई मलाई। अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस हो जाएगा। ऊंट गाड़ी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ऊंट के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी हो जाएगा। डाक गाड़ी बताओ। डाक लेकर जाने वाली गाड़ी, डाक गाड़ी। हो गए सारे? चलो देखो, हम तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ रहे हैं कारक से भिन्न आधार पर। उसमें लुप्त पद या मध्यम पद लोपी हो गया ना। अब हेडिंग डालो, आप कौन सा पढ़ोगे? द्विगु। हेडिंग डालो द्विगु समास। द्विगु। देखो वास्तविकता तो यह है कि तत्पुरुष समास का उपभेद होता है कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय। और कर्मधारय का जो उपभेद है वो होता है द्विगु। क्या होता है? द्विगु। लेकिन मैंने इसको आपको दो प्रकार से लिखाया था। जब हमने 6 भेद लिखे थे तो उसमें द्विगु को हमने स्वतंत्र भेद लिखा था। जब 4 हमने लिखे, कितने लिखे? 4, तो इसको मैंने आपको तत्पुरुष का उपभेद बताया डायरेक्टली। किसका बताया? मतलब कर्मधारय का नहीं बताया है। तो लेकिन आपकी समझ के लिए बता देता हूं, संस्कृत में कर्मधारय समास का ही इसको उपभेद माना गया है। सबसे पहले नोट डालें आप। संस्कृत में तत्पुरुष समास का उपभेद, तत्पुरुष समास का उपभेद कर्मधारय होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। और कर्मधारय का उपभेद, कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। लेकिन हिंदी में 6 समास माने गए हैं। कितने? 6 समास माने गए हैं। उनमें द्विगु स्वतंत्र समास है। कैसा समास है? स्वतंत्र समास है। लिख लिया? अगला फैक्ट, पद की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता, पद की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता के आधार पर इसे इसे किसे, हाँ, पद की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास को कारक से भिन्न आधार पर, कारक से भिन्न आधार पर तत्पुरुष का उपभेद माना गया है। किसका उपभेद माना गया है? तत्पुरुष का उपभेद माना गया है। तो ये तो बात होगी कि द्विगु किस में जाएगा और किस में नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भेद में इसका नाम आता है, बिल्कुल आता है। अगर संस्कृत के अनुसार देखें तो कर्मधारय तत्पुरुष का उपभेद होता है, और कर्मधारय का उपभेद कौन सा होता है? द्विगु होता है। लेकिन जब हिंदी में हम इसका वर्गीकरण करते हैं अर्थ के आधार पर या पद की प्रधानता के आधार पर, तो इसको फिर हम तत्पुरुष में रखते हैं। और तत्पुरुष में भी कहां पर? कारक के आधार पर नहीं, कारक से भिन्न आधार पर। अब ये शब्द आया अपने सामने, द्विगु शब्द आ गया। कौन सा शब्द आया? द्विगु शब्द आया है। तो द्विगु शब्द का अगर हम टुकड़ा करें तो इसका टुकड़ा हो रहा है द्यु धन गु। कोई संधि नहीं हो रही, केवल खंड किया हमने। द्यु का मतलब 2 से लिया गया है। किससे लिया गया है? 2 से लिया गया है। और गु का मतलब किससे लिया गया है? गाय से। किससे लिया गया है?
गाय से। तो द्विगु शब्द का अगर हम अर्थ देखते हैं या विग्रह करें, अगर इसका क्या करें, विग्रह करें, तो इसका जो विग्रह होता है वो होता है दो गायों का समूह। क्या होता है? दो गायों का समूह। तो सर आपने तो कहा था कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते, मत करो, क्या दिक्कत है, इसकी जगह पर द्विगु कर दो और गायों की जगह क्या हो जाएगा, तो द्विगु गु का समूह। गु का मतलब किससे लिया गया है? गाय से लिया गया है, समझने के लिए केवल, हंसो मतो, जिसकी जैसी सोच। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें देखो एक पद संख्यावाची आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो द्विगु में एक संख्यावाची शब्द आता है और विग्रह करते समय किसका प्रयोग कर सकते हैं? समूह। तो द्विगु में दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो संख्यावाची पद आना चाहिए, दो पद तो होते हैं लेकिन एक पद संख्यावाची होता है। सामान्यतः पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। तो एक तो संख्यावाची पद आएगा, दूसरी बात विग्रह करते समय या तो हम समूह का प्रयोग करेंगे और समूह का ना करें तो समाहार का प्रयोग करेंगे और या वाला का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर वाली का प्रयोग करेंगे। तो द्विगु समास में विग्रह करते समय समूह, समाहार, वाला, वाली का प्रयोग करते हैं। एक पद संख्यावाची हो सकता है, वो पहला पद भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, या तो पहला पद संख्यावाची होगा नहीं तो दूसरा पद संख्यावाची होगा। अगर दोनों ही पद संख्यावाची हो जाते हैं तो वहां द्विगु नहीं होकर द्वंद्व हो जाएगा। तो सर जैसे हमने एक शब्द लिखा है त्रि, तीन को इंगित कर रहा है, नेत्र शब्द क्या बन गया? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तो रूढ़ हो चुका, किसके लिए? भगवान शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या त्रिनेत्र में द्विगु समास होगा? हम संभवतः मान सकते हैं त्रिनेत्र में क्या होगा, द्विगु समास हो सकता है, लेकिन जब द्विगु ना हो तो बहुव्रीहि होगा और दोनों हो तो कौन से में जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा, क्योंकि त्रिनेत्र रूढ़ हो चुका है शिव के लिए। तो एक पद संख्यावाची होते हुए भी वो किस में जा सकता है? बहुव्रीहि में जा सकता है, बशर्ते वो रूढ़ हो चुका हो। तो कुछ पहचान है इसकी, वो पहचान लिख लो आप। सबसे पहले आप लिखो द्विगु समास, लिख लिया? ये तो लिखा ही दिया था मैंने। द्विगु शब्द को तोड़ो पहले, द्विगु प्लस गु, इसका विग्रह करो आप द्विगु का। दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, लिख लिया? दो गायों का समूह, ओके, दो गायों का समूह हो जाएगा। लिखो, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय समूह ऑब्लिक समाहार ऑब्लिक वाला ऑब्लिक वाली का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास में विग्रह करेंगे जब किसका प्रयोग करेंगे? समूह का, समाहार का, या वाला का, या वाली का प्रयोग करेंगे। ध्यान, देख लिया? अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि द्विगु समास में कौन सा समास है? द्विगु जो शब्द है ना, एक सामासिक पद है, दो पद आ रहे हैं द्विगु और गु, तो इसमें द्विगु का ही उदाहरण है। नोट, द्विगु शब्द द्विगु समास का ही उदाहरण है। द्विगु शब्द द्विगु समास का ही उदाहरण है। ये बात समझ में आ गई आपके? अब बताओ किसका उपभेद है? अभी हम जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो तत्पुरुष का उपभेद में पढ़ रहे हैं इसको। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रदान होता है? तो लिखो, द्विगु समास में दूसरा पद प्रदान होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा पद प्रदान होता है। अब दूसरा ना मिले तो क्या मिल सकता है इसके स्थान पे? पर ना मिले तो
अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम ना मिले तो है उत्तर पद, उत्तर ना मिले तो दूसरा, दूसरा ना मिले तो, ये तो समझ गए ना आप। इसलिए मैंने पहले बेसिक जानकारी आपको इसलिए दी थी ये सब, क्योंकि मैं कभी गलती से उत्तर पद बोल दूं, कभी पर पद बोल दूं, कभी अंतिम बोल दूं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना फिर मामला। लिख लिया? तो दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखो, द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होना जरूरी है। समास जहीं वहां पर होगा जहां पे कम से कम कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। तो इसमें एक पद संख्यावाची होना जरूरी है, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक पद होना जरूरी है। तो लिखो, द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, पहला पद भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, पहला या दूसरा कोई सा भी हो सकता है। तो एक पद संख्यावाची होना। अब देखो, जहां एक पद संख्यावाची होता है वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अभी जैसे आपने लिखा था त्रिनेत्र, 2 पद आ रहे हैं ना अपने पास, एक तो आ रहा है ये और एक आ रहा है ये। तो मुझे बताओ, त्रिनेत्र जो शब्द है इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची, और दूसरा पद संख्यावाची नहीं है। लेकिन फिर भी त्रिनेत्र शब्द द्विगु में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? बहुब्री में। अगर द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होते हुए भी अगर वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास होता है। नोट, एक पद संख्यावाची होते हुए भी, क्या होते हुए? क्योंकि द्विगु की पहचान लिखी ना आपने, एक पद संख्यावाची होना चाहिए। एक पद संख्यावाची, एक पद संख्यावाची होने पर, देखो थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो, एक पद संख्यावाची होते हुए भी यदि वह शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो, या किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो, तो वहां द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। लिख लिया? देखो, एक पद संख्यावाची है तो वहां पे द्विगु समास होता है। अब ये पद पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अब एक पद संख्यावाची है, उसके बावजूद भी अगर वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहां पर द्विगु नहीं होकर कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो 4 5, इसमें एक पद संख्यावाची है कि नहीं है? लेकिन एक के साथ कौन सा आ गया? दूसरे पे आ गया। तो जहां दोनों पद संख्यावाची होते हैं वहां द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास होता है। लिखिएगा अगला फैक्ट, लिखो, जहां दोनों ही पद संख्यावाची होते हैं, जहां दोनों ही पद संख्यावाची होते हैं, वहां पर द्विगु समास नहीं होकर द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है।
द्वंद्व समास होता है। लिख लिया? ओके, लिखो अन्य पहचान। अन्य पहचान, अन्य पहचान में देखो आपको एक पद है ना, अन्य पहचान में लिखो एक पद निम्नलिखित हो सकता है। अन्य पहचान में लिखो एक पद निम्नलिखित हो सकता है। निम्नलिखित हो सकता है। इक, टू, टी, टू, पंच, षष्ठ, छठ होता है ना, छठ, छठ, सप्त, नौ, 10, शत, शताब्दी होता है ना, जैसे शत, सहस्र, हजार, सहस्र, जैसे माना कि एक शब्द लिखा गया सहस्राब्दी, अवधि मतलब वर्ष, हजारों वर्षों का समूह को क्या बोलते हैं? सहस्राब्दी। जैसे ऐसे लिख दिया सहस्रधन, अवधि लिख दिया, क्या बन जाएगा? सहस्रा। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। लिख लिया विद्यार्थियों? कौन कौन सी पहचान लिखी? बोलो पहचान कौन कौन सी लिखी है? मतलब आप द्विगु समाज को कैसे पहचानोगे? एक पद संख्यावाची होगा, दूसरा नहीं हो सकता, कोई सा भी हो सकता है, पहला तो दूसरा भी हो सकता है, और दोनों आ जाए तो द्वंद्व हो जाएगा। एक पद संख्यावाची और अगर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाए तो बहुवरी चला जाएगा। और विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? समूह का, समाहार का, या वाला वाले का। ध्यान, एक प्रकार से मतलब द्विगु समास में समूह का बोध होता है। लिखो, ये भी लिख लो, द्विगु समास में समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का। तभी तो विग्रह करते समूह, समार, वाला वाली का प्रयोग करते हैं। कोई सा का भी कर सकते हैं जो उचित बैठता है उसके अनुसार। क्या लिखा आपने? द्विगु समास में समूह का बोध होता है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं त्रिभुज, क्या बनेगा? तीन भुजाओं का समूह या तीन भुजाओं वाला? तीन भुजाओं वाला, तो वाला सेट हो गया ना यहाँ पे। लिख लो उदाहरण, त्रिभुज, तिकोना, 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 क्या बनेगा? तीन कोनों वाला। शताब्दी, शताब्दी, बताओ। शत, अब्दियों नहीं, अब्दो, शत अब्दों का समूह। अब्दो मतलब वर्षों, अब्दों का क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। शताब्दी, लिख लिया? लिखो चौखट, चौखट जानते हो ना, किसे कहते हैं? गेट पर लगती है ना वो, तो बोलते हैं। क्या बनेगा? चार कोणों वाला, खूंटो। हाँ तो लिखो चार खूंटों वाली चौखट। नहीं जानते हो चौखट? अरे ऐसे जो गेट पे लगाते हैं ना, ये जो लगती है इसको चौखट कहते हैं। ये दोनों दीवार में फंस जाते हैं, और ये भी दोनों दीवार में फंस जाते हैं, और नीचे वाला भी अगर डाल दो पर्स में, और बाकी इस पे फिर गेट लगता है। लगता है नहीं चारों तरफ बनती जो, अरे यहाँ पे नहीं होगी लेकिन होगी, वो उस पे लगी हुई दूसरे वाले पे चारों तरफ बनी हुई ना, वो चौखट बना रखी है उसके, एल्यूमिनियम की बनी हुई है वो, वही चौखट है, ध्यान रखना। हाँ, गेट का फ्रेम चारों तरफ का जो बनता। हाँ, टाइम हो गया।
अच्छा, खाना खाने का टाइम हो गया। वह चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को मैं यहाँ ही विराम देता हूँ। धन्यवाद विद्यार्थी।